जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईजी के फ्री क्लास। आज की वीडियो में हम बीएड एग्जाम के पेपर 2 जो कि फर्स्ट ईयर का पेपर है। पेपर 2 में हम लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। हम बताए हुए थे पेपर 2 का लगभग आपको 40 क्वेश्चन बताएंगे। यदि ये 40 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पेपर 2 का लगभग तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आते जा रहा है। जितना से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पेपर 2 में जो है आप लोग समसामयिक भारत और शिक्षा के बारे में ही पढ़ते हैं, और ये 40 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यदि ये 40 प्लस क्वेश्चनों का आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसका मात्र जो है आपको 150 रुपया जो है इसका कीमत रखे हैं। इसी नंबर से फ़ोन पे, गूगल पे आप लोग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 और 41 पे चर्चा करेंगे, जो कि रहेगा आरएमएसए की विस्तार से विवेचना करें। देखिए, जिस तरह से सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक के लिए आया हुआ था, उसकी अपार सफलता के बाद जो है भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए जो है आरएमएसए कार्यक्रम चलाया गया था। इसी को विस्तार से वर्णन करना है। और 41 नंबर है कि कॉमन स्कूल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं, दोनों क्वेश्चनों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि आरएमएसए की विस्तार से विवेचना करें। सबसे पहले देखते हैं, आरएमएसए का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जो देखिए, आरएमएस से फुल फॉर्म हो, इसे फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है। ये जो है माध्यमिक शिक्षा का एक अभियान है। ठीक है, तो योजना है जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने हेतु चलाई गई थी। देखते हैं आगे के लिए शुरू की गई। इस योजना का क्रियान्वयन 2009 से 2010 में मानव जनशक्ति सृजित करने तथा बुद्धि और विकास तथा समानता को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त स्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत में सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन देने के लिए आरंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए की व्यापक सफलता को देखते हुए एसएसए की तरह आरएमएसए की बहुपक्षीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं तथा संस्थाओं से लाभप्रद सहायता लेता है। योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श, क्रियान्वयन तथा विधियन सहयोग शामिल है। देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आरएमएसए का फुल फॉर्म है, के उद्देश्य, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य है। तो आइए इसके देखते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। देखिए, इस योजना में 2005 से 6 में 52.26% की तुलना में अपने क्रियान्वयन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9th और 10th के लिए 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया था आरएमएसए प्रोग्राम के तहत। दूसरा है कि सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। तीसरा है प्रत्येक वर्ग एवं भिन्न-भिन्न स्तर के बच्चों को प्रभावपूर्ण शिक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चौथा जो उद्देश्य था उसको देखते हैं। देखिए, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी 14 से 16 वर्ष उम्र समूह के बच्चे किसी भी कारण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रह जाए, यह भी ध्यान में रख के चलना था। पाँचवां है वर्ष 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में 100% ठहराव एवं प्रबंधन की व्यवस्था करना था। छठा है माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक गुणवत्ता में सुधार लाना था। और 12वां था कि 2012 तक 75% जेईआर तथा 2017 तक 100% जेईआर का सुनिश्चित करना था। मतलब कि जो जहाँ पे जो है 75% शिक्षा था, उसको आगे बढ़ा के 2017 तक जो है 100% कर देना था।
देखिए, समाज के समस्त बच्चों को सामाजिक, आर्थिक तथा लिंग के भेदभाव किए बिना जो है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना था। इसके उद्देश्य में ये था। 11वां है आपका, सॉरी 9 है उद्देश्य, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों मतलब जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ जहाँ विद्यालय शिक्षा नहीं है, वहाँ पे इसकी शिक्षा की व्यवस्था करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवास, विशेषकर जो है महिलाओं शिक्षकों के लिए आवास विशेषकर महिला शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराना था। जहाँ पे जो है दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे विद्यालय दूर है या वहाँ पे विद्यालय शिक्षा कम है, तो वहाँ पे जो है महिलाओं को विद्यालय के लिए जो है दूर से कोई महिला आती है पढ़ाने के लिए, तो महिलाओं के लिए वहाँ पे व्यवस्था करना रहने खाने का। देखिए 10 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का आवश्यकता अनुसार निर्माण करना। 11 है आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना था। 12 है आपका सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, स्टाफ, प्रमोशन एवं कंप्यूटर कक्ष, बालिका कक्ष, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था मानक अनुसार सुनिश्चित करना ताकि छात्र शिक्षक का अनुपात मतलब 30 छात्र में 1 शिक्षक होना चाहिए एवं छात्र कक्षा का अनुपात मतलब 35 छात्र में 1 कक्षा होना चाहिए हो सके। 13 है आपका 13 है वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि तथा उनका सर्वसुलभीकरण करना था। 14 है वर्ष 2017 तक माध्यमिक स्तर शिक्षा तक व्यापक पहुंच कराना था। 15 है लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा निःशक्तता बाधाएं को दूर हटाना, इसको दूर करना था। 16 है बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ताकि स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। आइए आगे देखते हैं। 17 है आपका क्रियान्वयन व्यवस्था पर समुचित नियंत्रण रखना, जो भी कार्य हो रहा है उस पर समुचित नियंत्रण रखा जाए। देखिए आगे, देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सफलता का मूल्यांकन करना एक जटिल कार्य है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा योजना में बहुलतावादी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बच्चों की आवश्यकता का समाधान, शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षा जारी रखने के साथ आवश्यकता और आकांक्षा की पूर्ति आदि लक्ष्य शामिल है। उस कार्यक्रम में मुख्य चुनौती इन योजनाओं के दृष्टिकोणों, मध्यस्थता और संसाधन के बीच। देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सफलता का मूल्यांकन करना एक जटिल कार्य है। तो यानी आरएमएसए की जो कार्यक्रम चलाया गया था, इसका मूल्यांकन करना जो है एक जटिल कार्य है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा योजना में बहुलतावादी सामाजिक आर्थिक स्थिति में बच्चों की आवश्यकता का समाधान, शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उच्च शिक्षा जारी रखने के साथ आवश्यकता और आकांक्षा की पूर्ति आदि लक्ष्य शामिल है। उस कार्यक्रम में मुख्य चुनौती इन योजनाओं के दृष्टिकोणों, मध्यस्थता और संसाधन के बीच सामंजस्य जो है बढ़ाने की है। यह योजना समाज, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारकों हेतु क्रियान्वित के सभी पहलुओं पर कार्य करता है। उसी व्यवस्था के तहत प्रत्येक राज्य में आरएमएसए राज्य क्रियान्वयन सोसाइटियों की मदद से आरएमएसए का समन्वय करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, केंद्र सरकार का नोडल मंत्रालय भी है। उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनेक सहयोगी व्यवस्थाएं तथा संस्थाएं उपलब्ध है। एक जो है यह राष्ट्रीय, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, एक राष्ट्रीय संसाधन दल शिक्षण अधिगम सामग्री, आईसीटी शिक्षा तथा निगरानी तथा मूल्यांकन के तंत्रों, देखिए मार्गदर्शन का जो है कार्य करता है। ये चीज आपको देखिए। अब आगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्पित तकनीकी सहयोगी दल राष्ट्रीय संसाधन दल का संगठक है तथा मंत्रालय से उसका प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब इसका सीधा संबंध जो है ये मंत्रालय से है। देखिए आगे, देखिए उसके अतिरिक्त विभिन्न उप समितियों
जैसे पाठ्यक्रम सुधार उपसमिति, शिक्षक विकास उपसमिति, योजना एवं प्रबंधन उपसमिति गठित की गई है। उसके अतिरिक्त एनसीईआरटी और एनडीईपीए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की समर्पित इकाइयों के माध्यम से सहायता करती है। देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसे आरएमएसए भी कहते हैं, के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापारीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता सुधार, समानता, संस्थागत सुधार और संस्थानों की मजबूती, प्रशिक्षण आदि पर विशेष बल दिया गया। इसे बच्चों के लिए सर्वसुलभ एवं भेदभाव रहित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं प्रशिक्षण को एक केंद्रीयकृत संस्था के अधीन लाने का निर्णय लिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लिए, आरएमएसए का जो विशेषता है वो देख लिए। अब देखते हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका रहेगा कॉमन स्कूल से रिलेटेड। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि कॉमन स्कूल मतलब सभी के लिए एक कॉमन स्कूल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन से ही पता चल जाता है सभी के लिए जो है कॉमन स्कूल हो, मतलब ऊंची जाति, निम्न जाति, अमीर गरीब के लिए जो है एक कॉमन स्कूल हो जिसमें सभी के लिए समान पढ़ाई हो। तो यही कॉमन स्कूल पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसकी पृष्ठभूमि हर एक चीज़ पर चर्चा करेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मानव इतिहास के आदिकाल से ही अलग अलग स्वरूपों में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहा है। कालांतर में प्रत्येक राष्ट्र ने अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शिक्षा प्रणाली का तना बाना बुना है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने वर्ष 1964 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग 1964-66 के नाम से जाना जाता है। हम एक वीडियो में बताए हुए थे कि कोठारी आयोग के हर एक बिंदु पे हम चर्चा किए हुए थे। आप ज़रूर इसको जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के कोठारी आयोग को समझ सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, ताकि विस्तार से हम वर्णन किए हुए थे उसका। देखिए, कोठारी आयोग देश का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर कुछ ठोस सुझाव देते हुए देश में समान स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम की वकालत की और कहा कि समान स्कूल प्रणाली पर ही एक ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी जहां सभी तबके के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के ताकतवर लोग सरकारी स्कूल से भागकर प्राइवेट स्कूलों का रुख करेंगे तथा पूरी प्रणाली ही छिन्न-भिन्न हो जाएगी। 1970 के बाद से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आने लगी। आज स्थिति यह है कि ऐसी स्कूल गरीबों के लिए समझे जाते हैं, मतलब कि सरकारी स्कूल जो है अब लोगों के समझ में है कि यह गरीब लोगों के लिए है। देखिए, कोठारी आयोग द्वारा जारी सिफारिशों के बाद संसद 1968, 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में कॉमन स्कूल व्यवस्था का उल्लेख तो करती है, लेकिन इसे लागू नहीं करती है। दूसरी तरफ सरकार की विभिन्न योजनाओं के अर्थ भी भिन्न-भिन्न है। जैसे कि कुछ योजनाएं शिक्षा के लिए चल रही है तो कुछ महज साक्षरता को बढ़ाने के लिए। इसके बदले सरकार ऐसी योजना क्यों नहीं चलाती जो सामाजिक और आर्थिक हैसियत के अंतरों को लिहाज किए बिना सभी बच्चों के लिए खुला रहे, फिर चाहे वे धनी वर्ग के बच्चे हो या निम्न वर्ग के, सब साथ साथ पढ़ें। आइए आगे देखते हैं। देखिए, असल में समान स्कूल व्यवस्था यानी कॉमन स्कूल सिस्टम एक ऐसे स्कूल की अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा हासिल करना सिखाती है। इसमें न तो धन आड़े आता है और न ही शोहरत, न ट्यूशन के लिए कोई फीस है और न ही किसी प्रलोभन का कोई स्थान। लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है कि जो
भेदभाव स्कूल की चार दीवारियों में है, वही तो समाज में मौजूद है। इसलिए समाज के उन छिपे हुए कारणों को तलाशना होगा जो स्कूल की परिधि में घूमते हुए ऊंच नीच की भावना को बढ़ाते हैं। यह भावना भी एक समान स्कूल व्यवस्था की अवधारणा की राह में बड़ी बाधा है। इसलिए महज शिक्षा में ही समानता की बात करना ठीक नहीं होगा, बल्कि इस व्यवस्था को व्यापक अर्थ में देखने की ज़रूरत है। उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। तो हिंदी में समझ गए तो इंग्लिश में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इससे पूर्व भी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का जो विधेयक पेश किया था, उसे उस समय की सामंती ताकतों ने पारित नहीं होने दिया था तथा महात्मा ज्योतिबा फुले ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को दिए अपने ज्ञापन में कहा था कि सरकार का अधिकांश राजस्व तो मेहनत करने वाले मजदूरों से आता है, लेकिन इसके बदले दी जाने वाली शिक्षा का पूरा देश में एक साथ एक समान स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना मुश्किल होता जा रहा है। ये किसका मानना था? ज्योतिबा फुले का। इसके समांतर यह और भी जरूरी होता जा रहा है कि एक जन कल्याणकारी राज्य में शिक्षा के हक को बहाल करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई जाए। इसके तहत राजनीतिक दलों को यह एहसास कराया जाए कि समान स्कूली व्यवस्था अपनाना कितना जरूरी है और शिक्षा के मौलिक हकों को लागू करने के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा है। अतः राष्ट्रीय स्कूल प्रणाली को चाहिए कि वह समान शिक्षा प्रणाली अपनाए जो गरीबों एवं अमीरों में पृथक्करण को भी समाप्त कर दे। विशेष रूप देखिए विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के लिए तो यह विशेष जरूरी है कि ऐसे समान स्कूलों में आइए आगे देखते हैं। देखिए, बच्चे चाहे वे किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग या वर्ण के हो, एक समान विद्यालय प्रबंध पद्धति का विकास किया जाए, जिसमें देश के समस्त विद्यालय सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त की भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रबंध समितियों को समाप्त कर दिया जाए एवं एक सामान्य प्रबंध समिति का प्रतिनिधित्व शुरू किए जाए। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिना किसी वर्ग, जाति, धर्म या भाषा के भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक समान स्कूल प्रणाली की अनुशंसा की थी एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी मोहल्लों में पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना की। आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया कि इसी तरीके से शिक्षा में सामाजिक समन्वय एवं समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है, परंतु आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन विद्यालयों की व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो ये कमी दिख रही है कोठारी आयोग में। देखिए, परंतु महत्वपूर्ण बात यह स्कूल प्रणाली में विभिन्नता एवं बहुलता के प्रत्यय पर आधारित होगी। मतलब बहुल व्यवस्था जो है ये इस पे आधारित होगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत विविधता में एकता को लेकर प्रयत्नशील रही है। हमने वंचित लोगों के लिए कोई अलग विशेष स्कूल नहीं खोले और उनके लिए भारत के सामान्य स्कूलों में ही उन्हें समन्वित करने का प्रयास चल रहा है। पड़ोसी स्कूलों के पक्ष में बात करते हुए शिक्षा यानी कोठारी आयोग ने इसके पक्ष में 2 तर्क दिए थे। 2 तर्क क्या-क्या था उसको देखते हैं। देखिए, पहला तर्क जो था कि विद्यालयों में सामाजिक अलगाव को समाप्त करने हेतु अच्छी शिक्षा जिसके अनुसार एक पड़ोसी विद्यालय बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक अच्छी शिक्षा एक आवश्यक अंग सामान्य लोगों के साथ मेल-जोल रखती है, करने का प्रयास करती है। दूसरा है, इस प्रकार के स्कूलों की स्थापना से धनी, विशेषाधिकार युक्त एवं शक्तिशाली लोग सार्वजनिक शिक्षा में रुचि लेंगे और इसके सुधार के लिए प्रयास करेंगे। देखिए आगे।
देखिए, धनी विशेष एवं शक्तिशाली समूह के वर्गों ने भी सरकारी विद्यालयों में रुचि नहीं ली। इसके बावजूद आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए 1968 एवं 1986 की राष्ट्रीय नीति में दी गई अनुशंसाओं को भी स्वीकार नहीं किया। देखिए, अतः 1986 की नीति की समीक्षा करते हुए आचार्य राममूर्ति समिति ने समानता एवं सामाजिक न्याय की सुरक्षा में जो है पहले कदम के रूप में पड़ोसी स्कूलों के क्रियान्वयन पर बल दिया। जो CABE जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन समिति ने भी 1992 की जो शिक्षा योजना आई थी, हम इसका भी विश्लेषण पूर्ण तरीका से किए हैं। आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हुए विशेष स्कूलों से अपनी सभी विद्यालय संसाधनों एवं सुविधाओं को वंचित वर्गों के बच्चों हेतु साझा करने के लिए कहा। इस पर कुछ बड़े शहरों में निजी स्कूलों ने भी इन वंचित वर्गों हेतु शिक्षा केंद्र बनाए, परंतु वे इसमें समता एवं श्रेष्ठता के सिद्धांतों की अनुभूति नहीं करा सके। चलिए, कैसा लगा, 2 प्रश्न का विश्लेषण किया, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।